देखो भाई 11th बी के लिए 11th बी के लिए चैप्टर है मेरे पास 5वां, और इसमें जो है सरल गति है, समतल में गति चैप्टर है हमारे पास। समतल में गति चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नाम है समतल में गति। अब देखो समतल में गति हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। यदि मैं इसकी बात करूं तो हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग मेरे पास होएगा समतल में शुद्ध गति, कि हमारे पास जो समतल है उसमें जो गति के समीकरणों ना शुद्ध रूप से पढ़ेंगे। समतल में जो गति है, गति की शुद्ध की मतलब शुद्ध गति के हमारे पास कौन से हैं और कौन से गति के शुद्ध नियम हैं और कौन सी समीकरण है। दूसरा इसी में हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। कौन सी मेरे भाई? प्रक्षेप्य गति। तीसरी इसी में हम पढ़ेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को बहुत कम मात्रा में पढ़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक, अब ज़रा मेरे भाई देखो, लिखना तुम्हें यहाँ से चालू करना है। पहले बस इतना लिखना, हम जो इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे एक तो स्थिति तथा दूसरा विस्थापन है भाई। एक पहले समझ लो, एक चीज़ सवैध हमारे पास स्थिति, दूसरा में पढ़ना है विस्थापन। ठीक, यदि मैं स्थिति की बात करता हूँ, देखो अब मैं स्थिति को ऐसा समझो, स्थिति सदिश के रूप में मान के चलूँगा। किसके रूप में मान के चलूँगा? स्थिति सदिश के रूप में। अब मान लो मेरे पास, बस तुम्हें इसमें डेफिनेशन कुछ नहीं लिखनी, बस ये पैराग्राफ बनाना और उसी पर वो करना। अब मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है मेरे पास V, ये मेरे पास y क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास x क्वाड्रेंट है। ठीक, अब मेरे पास यहाँ से मैं किसी दूरी पर बात कर रहा हूँ, कोई मेरे पास दूरी है r, मैंने वेक्टर के साथ ले लिया कि मैं वेक्टर के साथ दिखा रहा हूँ इसको डायरेक्शन r में। ठीक, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। इस पे जो चली गई दूरी है उसे मान लो इसकी जो इस पोजीशन पे y क्वाड्रेंट पे जो इसकी स्थिति है, स्थिति में उसी को सदिश के रूप में मानना हो। मान लो y पे है और मेरे पास j लेके चलूँगा, y j के क्वाड्रेंट में आता, इस पर आ जाओ। इस पर जो स्थिति सदिश है उसे मैं लेके मान कर चलूँगा x और इंटू आई कैप। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? यहाँ y इंटू जे कैप, यहाँ x इंटू आई कैप। ठीक, यदि मैं इसमें इसकी स्थिति सदिश की बात करूँ, किसकी मेरे भाई? कि इसकी स्थिति सदिश कहाँ पर है? स्थिति, और वो भी वेक्टर के साथ। किसके साथ? सदिश के साथ। तो तुम कैसे लिखोगे? ये मेरे पास जो P बिंदु है, इस P बिंदु की ये वाला जो बिंदु है ये है मान लो x और y क्वाड्रेंट पर है, x और y पॉइंट पर है। तो यदि मैं इसको लिखूँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? r की यदि मैं स्थिति लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर r बराबर, इसे मान लो O, उसे मान लो P। OP की दूरी मैं निकालूंगा तो x और I और प्लस का y और इंटू j, ये मेरे पास क्या होगी? P की स्थिति है, और सदिश के रूप में तो स्थिति सदिश। ठीक, अब यदि मैं ये कहता हूँ, मान लो मैं थोड़ा सा ऐसा लिख कर ही चलता हूँ। अब ऐसा समझो, माना कण जो है, क्या मेरे भाई, कण थोड़ा सा आगे की तरफ को बढ़ा। मैं इसी पैराग्राफ को बनाऊं, मान लो कण थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, चलो बढ़ा लेते हैं समझने के लिए। मान लो ये मैंने दोबारा वेक्टर बनाया, मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक बात करी इसकी कि मेरे पास बिंदु P है और यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ही उसे मान लो ये मेरे हमने मानी है कितनी? R1। अब मैंने इसको R मान लिया, क्योंकि हम R1 मान लिया, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या काम करा, ये पथ ऐसे घूम के, कोई कण ऐसे चल रहा और ऐसे घूमता हुआ और ऐसे घूमता हुआ ऐसे निकल गया। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि ये इस वाली स्थिति पर आ गया, इस वाली स्थिति है भाई। अब ये स्थिति ऐसा मान लो, ये वाली स्थिति पहले P ही, इसको मान लो पॉइंट Q। अब ये जो स्थिति यहाँ से यहाँ तक बनी है, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये वाली और ये वाली स्थिति यहाँ से यहाँ तक, ये इसका एक दूरी चली गई जिसको मान लिया मैंने डेल r। यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया? डेल r। यहाँ से दूरी मान ली जो जितनी चली गई है उसको मान लिया मैंने वेक्टर r2। ठीक, ये मेरे पास कोई पथ है, कोई इस हिसाब से चल रहा, ये मेरे पास y क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास x क्वाड्रेंट है। मान लो यहाँ से ये मेरे पास x क्वाड्रेंट है, मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी? x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कि डेल्टा x थोड़ी सी और आगे गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी? y। मान लो डेल्टा y थोड़ी सी ये भी आगे को गई है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? यदि मैं अब लिखा है, देखो माना मैं इतना कर सकता हूँ, t कण पर स्थिति मैं इतना मान सकता हूँ, माना T पर, ऐसा लिखो, माना
टी समय पर कण की जो स्थिति है, कण की स्थिति कहाँ पर है, पी पर। ठीक, अब थोड़ा सा टाइम लिया उसने, अब वो कह रहा है डेल्टा टी पर, डेल्टा टी बाद, हाँ डेल्टा टी समय करना, डेल्टा टी समय बाद, हाँ कण की जो स्थिति है, हाँ वह कहाँ पर है, क्यों पर, कहाँ पर है, क्यों पर। तो समय कितना लिया भाई उसने, समय कितना हो गया, टी और प्लस का डेल टी, मैं इसको पहला मान के चलूँगा। यहाँ तक बताइए कोई निर्देशांक मेरे पास कितने हो जाएंगे, पहला निर्देशांक एक्स था, लेकिन टी समय बाद मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी समय बाद, हाँ निर्देशांक जो मेरे पास हो जाएंगे, क्योंकि भी तुम निर्देशांक मानोगे, टी पर समय कितना है, निर्देशांक एक्स के क्वाड्रेंट पे कितना है, एक्स, हाँ और टी प्लस का डेल टी पर निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स और प्लस का डेल एक्स। ऐसी यदि मैं टी पर निर्देशांक माने हैं मैंने वाई हैं, और तो दूसरी स्थिति में यही मेरे पास टी प्लस का डेल टी पर निर्देशांक कितना हो जाएगा, वाई और प्लस का डेल वाई। ठीक, अब मैं इतनी जानता हूँ, इसी का यदि मैं रिएक्टर निकालूँ तो मैं इतना जानता हूँ, जो मेरे पास R1 है, कितना मेरे भाई R1 बराबर कितना है OP, पीछे वाली डायरेक्शन से चित्र भी देखते रहना है भाई, और ये मेरे पास RP बराबर OP में से लिख सकता हूँ एक्स वाई और प्लस का वाई और इंटू जे, ये मेरे पास पोजीशन आ गई। ठीक, अब मैं इस बात को कह रहा हूँ, अब ज़रा यहाँ पर देखो, ये मेरे पास मैंने इसकी पोजीशन ली है, ये मेरे पास OP बराबर मेरे पास कहाँ की है, P की, कहाँ पर है मेरे पास P की। अब मैं इस बात को यदि यहीं से लिखूँ, डेल और प्लस का डेल टी पर कण की जो स्थिति होगी, किसकी, हाँ कण की जो स्थिति होगी, तो कितनी होगी मेरे भाई, R2 पर पहुँचगा, कितनी है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे भाई, R2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R2, R2 पर मेरे पास कितना है OQ, मैंने माना ये वाला पॉइंट, ओ क्या नाम है, ये माना मैंने O, ये माना मैंने Q, बराबर कितना है मेरे भाई OQ बराबर मेरे पास निर्देशांक के अनुसार कितना है, x और इंटू डेल एक्स, एक्स क्वाड्रेंट पर आई वेक्टर प्लस का y और प्लस का डेल y और इंटू वाई पे क्वाड्रेंट कितना है मेरे भाई x, क्वाड्रेंट कितना है x। मुझे क्या निकालना है, इतने समय अंतराल में विस्थापन निकालना, क्या निकालना, इतने समय अंतराल में मुझे डेल r निकालना, डेल t के रेस्पेक्ट में, डेल t के बाद, हाँ अब डेल टी में विस्थापन कितना होगा, डेल टी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ समय में जो विस्थापन होएगा, क्या मेरे भाई जो विस्थापन होएगा कितना लिख सकता हूँ उसको, डेल आर बराबर कितना लिखा जा सकता है, पी क्यू, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पी क्यू माइनस पी क्यू, ये वाला पी क्यू, ये वाला पी और क्यू, इसमें से इसको घटा दो, ओ क्यू में से किसको घटा दूँ, ओ पी को घटा दो भाई, ओ देखो यहाँ से मुझे विस्थापन निकालना, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ इसमें से इसको घटा दो, ये निकल ही आएगा, क्यों भाई बराबर पी क्यों, यही तो निकालना मुझे, बराबर मैं कितना कर सकता हूँ, ओ बराबर करना मेरे भाई, बराबर में से कर सकता हूँ ओ क्यों, कितना कर सकता हूँ ओ क्यों, ये मेरे भाई ओ है, ओ और माइनस का मैं इसे लिख सकता हूँ ओ पी, चाहे वेक्टर में लिख लो कैसे भी लिख लो, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, डेल आर वेक्टर बराबर कितना लिख सकता हूँ, R2 माइनस का R1। एक तो मेरे पास ये हो गया, लेकिन यदि मैं इसको क्वाड्रेंट और वैसे लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल आर बराबर, देखो ज़रा पहले कितना, हाँ अब जो है स्थिति इस पे कितनी है मेरे पास, इस पे हमने कितना निकाला, x प्लस का डेल x हैं, और इंटू कितना निकाला i, और प्लस का कितना लिख सकता हूँ y, प्लस का मैं इसे लिख सकता हूँ डेल y, और इंटू कितना लिखा जा सकता है मेरे भाई इसको g। इसमें से प्रथम पोजीशन वाली घटानी है पी वाली, पी के लिए पोजीशन कितनी ही जरा उसमें निर्देशांक में देखो, माइनस का मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, माइनस का चाहे इसको ब्रैकेट में बंद कर लो या वैसे लिख लो, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, सवाल थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। माइनस का कितना करा जा सकता है, निर्देशांक देखो इसके कितने हैं, एक्स आई और प्लस का वाई जे और प्लस का, तो अब घटा दो इसको, मैं कितना लिख सकता हूँ, एक्स प्लस का डेल एक्स और इंटू कितना करा जा सकता है, वे ऐसे ही घटा दो सीधा सीधा। देखो जब इसकी एक्स आई में हम गुणा करोगे तो एक्स आई से ये वाला एक्स आई ख़त्म हो जाएगा है, जब इसकी वाई जे इसमें गुणा करोगे, जी की इसमें गुणा करूँगा वाई जे, और वाई जे से मेरे पास ये वाला ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल एक्स प्लस का डेल वाई। तो मैं यहाँ से डेल आर बराबर क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स प्लस का डेल वाई। ये मेरे पास क्या हो गए मेरे भाई, ये निर्देशांक हो गए एक्स और वाई के टर्म में, किसके टर्म, जो आई और जे के टर्म में। डेल आर बराबर कितना लिखा मैंने, डेल एक्स और इंटू आई कैप और प्लस का डेल वाई और इंटू जे कैप। ठीक,
तो ये हमें याद रखना, ये हमारे पास है विस्थापन, और ये विस्थापन है हमारे पास आई के जी के रूप में। ठीक, अब यदि मैं यहीं से औसत वेग की बात करता हूँ, किसकी मेरे भाई, औसत वेग, इसी पर निकालनी है सारी चीज़ें। औसत वेग को तांत्रिक वेग भी बोल दिया जाता। औसत वेग के लिए सीधा सीधा ज़रा मुझे बताओ मैं फार्मूला क्या लिख सकता हूँ। मान लो मेरे पास दो घटक हैं, एक तो देखो भाई यदि ये कण इधर को चल रहा, इधर को भी चलता हुआ मानूंगा मैं इसे, और इधर को भी चलता हुआ मानूंगा, दोनों के लिए चलता मानूंगा ना, तो मैं वी एवरेज बराबर लिखूँ। यदि मैं कहता हूँ कि मैं औसत निकालना हूँ तो मैंने वी एवरेज पहले ही लिख दिया। वेग कैसे निकालेंगे, जो विस्थापन है मेरे भाई, क्या है, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल बराबर कितना लिखा जा सकता है, डेल आर और अपॉन का डेल टी। कितना लिखा जा सकता है, डेल आर और अपॉन का डेल टी, वेक्टर के रूप में दे रखा। यदि मैं यहाँ से वी एवरेज बराबर निकालूँ तो कितना हो सकता है, डेल एक्स और इंटू आई प्लस का विस्थापन कितना निकाला हमने अभी, प्लस का मैं इसे लिख सकता हूँ डेल वाई और इंटू जे, ठीक, बटे समय अंतराल कितना लिया है, डेल टी। दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, डेल एक्स और अपॉन का डेल टी और इंटू आई कैप, और प्लस का कितना लिखा जा सकता है, डेल वाई और अपॉन का डेल टी और इंटू जे कैप। औसत वेग होगा ये मेरे पास होगा एक्स घटक के लिए औसत वेग, ये मेरे पास होगा वाई घटक के लिए। तो एक्स के लिए मेरे पास कितना आया है, डेल एक्स और अपॉन का डेल टी और इंटू आई कैप, और वाई के लिए कितना आया मेरे भाई, डेल वाई और अपॉन का डेल टी। अब यदि मैं इसको समाकलन और इक्वेशन अवकलन के रूप में लिखूँ तो v बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको लिमिट लो, कितना, लिमिट डेल टी जीरो से चलेगा जहाँ तक कि वो बात कर रहा, और इंटू में कितना लिख सकता हूँ, डेल आर और अपॉन का डेल टी। ये फार्मूला तुम्हें याद रखना, जब समाकलन या अवकलन करोगे तब उस समय। यदि मैं इसको थोड़ा सा और, अब ज़रा देखो, ये मेरे पास कितना है, डेल आर, कितना आया मेरे भाई, डेल आर। इस डेल आर की जगह मैंने अभी थोड़ी देर के लिए ये धर दिया, मान लो मैं इसको रख रहा हूँ डेल आर की जगह, मैं इसी इक्वेशन से निकाल रहा हूँ अवकलन वाली से। मान लो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ इक्वेशन को, मेरे पास इक्वेशन है जो ये तुम्हें याद ही रखनी है, सीधा सीधा है, ये प्रूफेबल इक्वेशन है। डेल टी बराबर कितना लिखा जा सकता है, जीरो, और मैं इसको लिख सकता हूँ डेल आर वेक्टर और अपॉन का डेल टी बराबर कितना लिखा जा सकता है, डेल आर और अपॉन का डेल टी। क्योंकि मैंने बताया अभी ये विस्थापन है मेरे भाई, डेल आर वही है, तो मैं इसको यदि v के रूप में लिखूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ डेल आर की वैल्यू रखना, यहाँ पर डेल आर की वैल्यू रख दो, तो कितना रख सकता हूँ, बराबर डी और अपॉन का इसका अवकलन करोगे तो ये मेरे पास कितना है, डी आर अपॉन का डी टी। तो डी टी है तो नीचे रहने दो, आर की जी के वैल्यू रखो, आर विस्थापन रखोगे तो कितना रखोगे, डी एक्स और प्लस का वाई जे। मैंने पीछे करवाया अभी थोड़ी देर पहले, इसको यदि मैं लिखूँगा तो कितना लिख सकता हूँ, डी एक्स और अपॉन का डी टी लिखा जा सकता है ये, और इंटू आई और प्लस का ऐसे ही से लिखा जा सकता है डी वाई और अपॉन का डी टी और इंटू जे लिखा जा सकता है। ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में वेग हो गया, ये वाई अक्ष की डायरेक्शन में वेग हो गया, औसत वेग हो गया। यदि मैं दोनों के लिए वेग लिखूं तो वेग बराबर ये मेरे पास v से लिख दो, x से दिखा दो, एक्स अक्ष की डायरेक्शन इंटू वेक्टर आई और प्लस का ये मेरे पास हो गया वाई अक्ष की दिशा में वेग औसत वेग, और इंटू वेक्टर जे, और इंटू वेक्टर जी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। यदि मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है यहीं से, तो रिजल्टेंट कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये ध्यान रखना है, वी एक्स का स्क्वायर और इंटू वी वाई का स्क्वायर। यदि मुझे यहाँ से एंगल निकालना है तो मैं यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना लिखा जा सकता है, वही एक्स वाई का क्वाड्रेंट और अपॉन का वी वाई और अपॉन का वी एक्स। थीटा बराबर ऐसे भी लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स और इंटू वी वाई और अपॉन का वी एक्स, ठीक। हाँ, तो ये मेरे भाई तुम्हें कुछ चीज़ें लिखनी है और ऐसा ही याद करनी है। चलो और आगे देखते हैं और क्या है अगला टॉपिक इसमें। चलो कोई नहीं, आगे देखो हम त्वरण की बात करते हैं। अब यहीं से बात करेंगे हम औसत त्वरण की। औसत त्वरण की, ठीक। त्वरण कैसे लिखेंगे, वही एवरेज, ए बनाया मैंने, ये एवरेज बराबर क्या लिखूँगा, वेग में परिवर्तन, या वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन बटे समय या अंतराल,
ठीक, अब मैं इस बात को कह सकता हूँ ए एवरेज, ए होगा ना, मैं त्वरण ए एवरेज में लिखूँगा तो V2 वेक्टर में ले लो, माइनस का मैं इसे कर सकता हूँ V1 वेक्टर और अपॉन का क्या कर सकता हूँ डेल टी, बराबर में इसे लिख सकता हूँ डेल V और अपॉन का डेल टी भी लिखा जा सकता है इतना। ठीक, डेल V मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, कितना V का मान मैंने निकाला, डेल V का नहीं V का, तो मैं यहीं से एवरेज के लिए निकालूँ, यदि मैं त्वरण के लिए लिखूँ तो मैं इतना लिख सकता हूँ, डेल को बाहर ले लो, V की वैल्यू मैंने निकाली है, कितना लिख सकता हूँ Vx और इंटू आई कैप और प्लस का Vy और इंटू जे कैप बटे डेल टी लिखा जा सकता है, कितना मेरे भाई डेल टी, बराबर मैं इन दोनों को अलग अलग करके लिखूं, डेल के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल वी एक्स आई नहीं डेल वी एक्स और अपॉन का डेल टी और इंटू वेक्टर आई और प्लस का कितना करा जा सकता है डेल वी वाई और अपॉन का डेल टी और इंटू क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई जे। ठीक, अब मैं यदि यहाँ से ए बराबर लिखूँ, इसी को मैं अलग, देखो मेरे पास इसके लिए भी इक्वेशन है, एवरेज बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ डेल टी बराबर कितना लिखा जा सकता है 0 और इंटू डेल वी वेक्टर, ये इक्वेशन याद रखनी है मेरे भाई सीधी सीधी, एक तो मेरे पास ये है और बराबर में इसे कितना लिख सकता हूँ डेल वी बराबर, क्योंकि एवरेज है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलेंगे, ये मेरे पास डेल वी हो गया, मैं वी बना रहा हूँ मेरे भाई इसको क्या वी डेल अपॉन का टी, ये इक्वेशन इसी के बराबर है, एक मैंने यहाँ से ये निकाल दिया। अब ज़रा देखो मेरे भाई, इसी को मैं थोड़ा सा आगे को, यदि मैं यहाँ पे v की वैल्यू रख दूँ, इस वाले v की वैल्यू यहीं पर रख दूँ, इसकी v की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, तो मैं a बराबर निकाल सकता हूँ, a बराबर मैं कितना रख सकता हूँ d अपॉन का dt। ठीक, ये वाला d अपॉन का dt, v की वैल्यू रखो, v मेरे पास इतना है, एक तो देखो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन, एक तो मेरे पास ये आ गई। अब मैं v की वैल्यू रखता हूँ, v मैंने कितना निकाला है v एक्स और इंटू आई और प्लस का वी वाई और इंटू जे हैं लिया था इतने, ये वाला ये रहा वी मेरे पास, मैंने पीछे वी निकाला, ये रहा वी एक्स और इंटू वी वाई प्लस का जे दिखाई दे रहा हो तो। ठीक, अब आगे देखो, यदि मैं इसी को आगे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ज़रा देखो कितना है डेल डी है, थोड़ा सा वहाँ करो डी एक्स और अपॉन का डी आई, ज़रा देखो मैं इसे लिख सकता हूँ डी कितना लिखा जा सकता है डी वी एक्स और अपॉन का डी टी और इंटू आई, देखो यहाँ से डी अपॉन का डी टी और डी वी एक्स, ये ना डी वी एक्स और अपॉन का डी टी और इंटू आई और प्लस का ए सी, यहाँ पर देखो डी वी वाई और अपॉन का डी टी, इसे लिखा जा सकता है डी वी वाई और अपॉन का डी टी और इंटू दूसरे में हमारे पास जे कैप। ठीक, तो ये मेरे पास किसके में है आई क्वाड्रेंट पे है, ये मेरे नहीं, ये मेरे पास आई के साथ है, मेरे पास जे, ये मेरे पास आई के साथ है, ये जे के साथ है, तो इसका मतलब ये मेरे पास है डी वी अपॉन का डी एक्स, ये त्वरण बनेगा, ये मेरे पास वेग है, ये समय है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलेंगे, ये एक्स अक्ष की दिशा में और ये वाई अक्ष की दिशा में वेग परिवर्तन है, तो दोनों क्या बन जाएंगे त्वरण बन जाएंगे। तो ए बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ ए एक्स और इंटू आई और प्लस का क्या लिखा जा सकता है ए वाई और इंटू जे। तो ये टोटल त्वरण हो गया, ये मेरे पास हो गया एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, ये हो गया वाई अक्ष के डायरेक्शन में, ये आई क्वाड्रेंट के साथ, ये मेरे पास जे क्वाड्रेंट के साथ। ठीक, इसमें इतना ही करना है, बाकी मैं इसके सवाल कल देखते हैं क्लास में करवाएंगे। अब ज़रा देखो थोड़ा सा और आगे देखो भैया, आगे अब बात करते हैं हम समतल में एक समान त्वरित गति। यहाँ से थोड़ा सा लिख लो, माना ऐसा मानो कोई वस्तु यदि मैं उसको लेकर चलता हूँ एक्स और वाई तल में, क्योंकि मैं दोनों को दिखाऊंगा, इससे पहले बेहतर ही लिख दें, त्वरण है उसका ए से गति कर रही है, ठीक, ये कह रहा है t बराबर 0 सेकंड पर जो वस्तु की स्थिति है, हम स्थिति को मानेंगे उसको r0 तथा वेग है उसका उस समय u, कितना है मेरे भाई u। अब t सेकंड बाद स्थिति जो मान लो उसकी पहुंच गई स्थिति
जो सदिश है, क्या मेरे भाई, स्थिति सदिश आर हो जाता तथा वेग जो है उसका v हो जाता। क्या हो जाता? वेग v। त्वरण कांस्टेंट है, त्वरण है मेरे भाई निश्चित। समयांतराल t के बाद औसत त्वरण और उसको बाद में देखेंगे। पहले मैं कहता हूँ a बराबर एवरेज निकालोगे हम, वो औसत वेग त्वरण निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकता हूँ? डेल v और अपॉन का डेल t करूँगा। ठीक, मैंने अंतिम वेग कितना माना? v। प्रारंभिक वेग कितना माना है? u बटे t माइनस का कहाँ से चले हम? 0 से। तो यदि मैं यहाँ से इक्वेशन लिखूँ, इसी को मैं कितना कर सकता हूँ? a बराबर v माइनस का u अपॉन का t। यहीं से इसको हल करोगे तो v बराबर u प्लस का a और t बनेगा। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, किसके लिए? गति के लिए। गति की जो हमारे पास पहली समीकरण होती है, इसी को हम शुद्ध मानते हैं। ये मेरे पास शुद्ध समीकरण है, ठीक, क्योंकि इसमें विस्थापन की कोई बात नहीं हुई। यदि मैं इसी को थोड़ा सा ऐसा कर दूँ ना, इसके क्वाड्रेंट बांट दूँ अलग अलग के, यदि बताइए मेरे पास पिंड है और x और y में है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ux और प्लस का ax और इंटू टी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ uy बराबर कितने, vy बराबर कितना, ये v बनाना मेरे भाई, v बराबर uy और प्लस का ay और इंटू टी। ठीक, आगे आ जाओ। अब मैं 0 से t समांतराल में आ जाऊँ। ज़रा देखो, मैंने मान लिया जो वस्तु है, वस्तु का विस्थापन मानोगे तुम r माइनस का r नॉट। भाई पहले स्थिति r ही, उसके बाद r नॉट होगी t समय के बाद। और वेग कितना मानोगे उसका? इसका आधा जो एवरेज है u प्लस का v और अपॉन का 2। हमेशा जब वेग निकालते हैं तो औसत निकालते हैं, जो प्रारंभिक है और अंतिम दूरी को दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। अब विस्थापन कैसे निकालते हैं? विस्थापन का मतलब दूरी, दूरी का मतलब है जो तुमने, दूरी बराबर कैसे निकालते हैं? समय गुना चाल। चाल यहाँ पे कितनी है? वेग। तो मैं यहाँ से लिखूँगा वेग मेरे पास कैसा है? औसत वेग कैसा है मेरे पास? औसत वेग। और गुणा क्या कर सकता हूँ मैं इसको? समय या अंतराल। क्या कर सकता हूँ मेरे भाई? समय या अंतराल। ठीक, तो विस्थापन कितना है? r माइनस का r नॉट बराबर औसत वेग कितना है? u प्लस का v और अपॉन का 2 और इंटू समय अंतराल कितना कर सकता हूँ? t माइनस का 0 है भाई। तो दूसरी तरफ देखते भी रहना, मैंने कितना कितना लिखा है? औसत वेग गुणा समय अंतराल। औसत वेग मैंने जो, तो मैं v u प्लस का, मैं इसे अब v मेरे पास कितना है? u प्लस का v और अपॉन का कितना लिख रहा हूँ मैं? 2 और इंटू टी है। 0 को हटा दो। अब ज़रा देखो, u तो मेरे पास है ही, v के लिए इक्वेशन लिखी v बराबर u प्लस का at। तो मैं इसे v बराबर कितना लिख रहा है? u प्लस का a और इंटू टी लिख रहा। तो मैं यदि यहाँ इस v की जगह इतना भी तो लिख सकता हूँ, v बराबर दोबारा u प्लस का a और इंटू टी भी तो लिखा जा सकता है, और बटे कितना करा जा सकता है? 2, और इंटू कितना कर दूँ मैं इसको? t। यदि मैं देखो इसकी गुणा करूँ तो कितना करा जा सकता है? u2 मेरे पास कितना हो गया? ये ut मेरे पास हो जाएगा 2t। तो मैं इसे कितना कर सकता हूँ? काट का, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ut हो जाएगा प्लस, इसमें कटेगा नहीं, मैं इसे लिख सकता हूँ कितना? at² और बटे कितना करा जा सकता है? 2। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आती है ना, ये आती है मेरे पास r, कितनी आती है? r माइनस का r नॉट बराबर कितनी आती है? ut। क्या मेरे भाई? ut और प्लस का 1/2 हाफ at²। लेकिन मुझे क्या निकालना है? विस्थापन निकालना। ये मेरे पास प्रारंभिक दूरी है, ये मेरे पास अंतिम दूरी है, लेकिन मुझे रिजल्टेंट निकालना है दोनों का r। तो मैं यहाँ से r बराबर कैसे निकाल सकता हूँ? और इंटू r नॉट प्लस का कितना करना, इसे पल्ले तरफ लेगा मैं, प्लस का हो गया बराबर, हाँ, ut और प्लस का 1/2 हाफ at²। तो ये मेरे पास क्या है? गति की शुद्ध समीकरण है विस्थापन के रूप में। किसके रूप में? विस्थापन के रूप में। चाहे तुम इसके दोनों वेक्टर भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा। दूसरा, आगे आ जाओ। एक मैं जो विस्थापन लेना सही तरीके से, क्या लेना मुझे? हाँ, विस्थापन लेना।
अब ज़रा देखो, तीसरी जो समीकरण मैं लिखूंगा ना समतल के लिए, तुम उसे ऐसे भी लिख सकते हो। मैं इतना भी तो लिख सकता हूँ, मेरे पास फार्मूला क्या होता है, v² बराबर जो यही तो u² प्लस का 2as। मुझे इस दूरी की जगह विस्थापन रखना, मैं इसको इतना भी तो लिख सकता हूँ v इंटू वी बराबर, मैं इसको इतना भी तो लिख सकता हूँ u इंटू यू, और प्लस का मैं इसको लिख सकता हूँ 2a। विस्थापन कितना लिख सकता हूँ, r माइनस का r0 नहीं लिख सकता क्या मैं? मुझे दूरी निकालनी है, ये मैंने दूरी के लिए लिया, पूरी के लिए ये मेरे पास दूरी है, उसमें विस्थापन भी जोड़ना पड़ेगा और इनटू चली गई दूरी भी जोड़नी पड़ेगी। ध्यान रखना है, तब टोटल दूरी निकल कर आएगी, तब टोटल दूरी निकल कर आएगी। और मैं यदि तीसरी इक्वेशन ले रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ ऐसे लेता हूँ, यहाँ तो मैं दूरी लेकर हूँ, लेकिन दूरी के साथ समीकरण शुद्ध या प्योर नहीं मानी जाती, हम शुद्ध उसी को मानेंगे जहाँ विस्थापन होएगा। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा, v बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ u² प्लस का 2a और इंटू विस्थापन। ये मेरे पास गति की तृतीय समीकरण है जो शुद्धतम रूप में है। किस में है? शुद्धतम रूप में। ठीक, आगे आ जाओ मेरे भाई। अब बात करते हैं, देखो प्रक्षेपीय गति की। किसकी मेरे भाई? प्रक्षेपीय गति की। देखो, पहले मैं प्रक्षेपीय गति की परिभाषा लिखूं। ऐसा समझो, हाँ, किसी पिंड की वृत्ताकार पथ पर गति। बस हल्की सी डेफिनेशन लिखो, किसी पिंड की पृथ्वी तल से ऊपर वृत्तीय पथ पर गति प्रक्षेपीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रक्षेपीय गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? हवा में गेंद फेंकना। किस में? हवा में गेंद फेंकना। बंदूक से निकली गोली, वो भी एक बाद में जाके नीचे गिरेगी चलती हुई। बंदूक से निकली गोली, वायुयान या वायुयान से बम गिराएंगे। खिला गेंद की, जो तुम क्रिकेट गेंद खेल दो, गेंद की गति लिख लेना इससे आगे पहले, क्रिकेट गेंद की गति। बहुत सारे एग्जाम्पल ना अपना पर लिख लेना, बाकी सबको तुम जानते हो। अब देखो मेरे पास प्रक्षेपीय गति क्या होती है, मैं तुम्हें समझाता हूँ जो चल रहा इसमें है। पता, प्रक्षेपीय गति का मतलब ये नहीं कि वृत्ताकार पथ पर गति करती है। प्रक्षेपीय गति का मतलब ये है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से गति कर रहा है। यदि हमारे पास हॉरिजॉन्टल गति चल रही है, यदि मैं कह रहा हूँ कि ऐसे गति कर रहा है कोई पार्टिकल, तो वो समतल गति है। लेकिन वो पार्टिकल ऊपर को भी जा रहा है, इधर को भी चल रहा है, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, इधर को, बीच में कहाँ गति चलेगी फिर यहाँ पर, उसको बोला जाता है प्रक्षेपीय गति। ऐसा पार्टिकल जो दोनों तरफ में गति करता हो, ऊपर भी और नीचे भी, उसको बोला जाता है प्रक्षेपीय गति। ठीक, अब हम प्रक्षेपीय गति में कुछ एजम्पशन यही मानेंगे। एजम्पशन तो नहीं मानना कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, एक तो हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक को 0 मानेंगे, दूसरा जो हवा उस पर घर्षण लगाएगी उसको 0 मानेंगे। बस दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। अब प्रक्षेपीय तल पर गति हम मानेंगे ऐसा। देखो, मान लो प्रक्षेपीय गति है ना, तो प्रक्षेपीय गति में कोई पार्टिकल है, माना, यहाँ से थोड़ा सा लिख लेना क्योंकि ये थ्योरी लिखने को आ सकती है। माना पृथ्वी है, हाँ, पृथ्वी की सतह पर से थीटा कोण पर, किस पर? थीटा कोण पर u वेग से, प्रारंभिक वेग मानेंगे, u वेग से कोई पिंड को छोड़ा जाता, पिंड फेंका गया, कोई पिंड फेंका गया। ठीक, जिसने उच्चतम बिंदु, जिसका उच्चतम बिंदु मानोगे तुम, उच्चतम बिंदु मानेंगे हम उसका ए।
ठीक। हाँ, उच्चतम बिंदु ए हो, ऐसे ही मान लो एक ए तक जाता है, ए तक जाता है। अब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो अब मान लीजिए मेरे पास चित्र बनाओ ज़रा इसका। ये मेरे पास कोई ऐसा है, यहाँ से कोई पार्टिकल फेंका हमने, ठीक, और वो ऐसे घूमता हुआ ऐसा नीचे की तरफ। उसका उच्चतम बिंदु कितना माना मैंने, ए। ये है मेरे भाई उसकी हाइट। क्या है मेरे भाई, ये उसकी हाइट मानूंगा। अब मान लो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी चालू करी, मैंने एक कोशिश करी कि मैं उसकी यहाँ पर अता पता लगाऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ से दूरी यहाँ तक मान लो आर, यहाँ तक दूरी मान ली कि वो आर इतनी दूरी उसने तय करी। ये मेरे पास वाई क्वाड्रेंट होगा, ये मेरे पास एक्स क्वाड्रेंट होगा। ये मेरे पास उसने यहाँ से यहाँ तक के लिए गति करी, इसके लिए प्रारंभिक वेग यहाँ पे आया, अंतिम वेग मान लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ तक मुझे कैलकुलेशन करनी है। अब मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब प्रारंभिक वेग हा, जब u हा, तो इसकी जो प्रारंभिक वेग के मेरे पास दो कंपोनेंट मैं तोड़ सकता हूँ। दो कंपोनेंट का मतलब मैंने इधर को u वेग से गया, किससे गया u, उसका हॉरिजेंटल इधर को एक कंपोनेंट होएगा, एक इधर कंपोनेंट होएगा। इधर को कंपोनेंट कौन सा होएगा, u cos थीटा, इधर को कंपोनेंट कौन सा होएगा, u sin थीटा। मैंने बताइए हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं जब प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग मैंने माना इस वाले p पॉइंट पर, एक को इधर को मानूंगा। मान लो यहाँ पर जो v वेग है, यहाँ पर x है, v x है, और यहाँ पर मान लो ऊपर की तरफ को u मान लिया मैंने v y। भाई जा तो इधर को रहा, इधर को मान लिया वेग v, तो इसके लिए v या cos थीटा लिखा जा सकता है, इसके लिए v sin थीटा लिखा जा सकता है। ये मेरे पास है v y, ठीक। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो कि जहाँ पर हमारे पास अंतिम वेग है, यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो, इसको मैंने मान लिया ये y, कितना मान लिया y। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी ही इसकी मान लो इसको x दूरी पर, कितनी मेरे भाई x दूरी पर। ये बिंदु मान लो इसको b, ये मैंने o माना ही हुआ है, ये अंतिम पॉइंट होगा इसका e। अब प्रोजेक्शन हमारे पास थीटा हो ही गया। अब देखो ज़रा मेरे भाई, अब मैं इसकी दो तरीके से गति करवाऊँगा। अब इसके क्षैतिज घटक मैंने तुम्हें बताई दिए। अब ज़रा देखो भाई, जब पार्टिकल एक तो इधर को भी गति कर रहा है, एक इधर को भी गति कर रहा है नहीं। अब मान लो ये सीधी डायरेक्शन में गति कर रहा, ऐसा मान लो कि ये सीधी डायरेक्शन में गति कर रहा। जब सीधी डायरेक्शन में गति कर रहा है तब इसके लिए त्वरण होएगा 0। जब मेरे पास त्वरण होएगा 0, गति होएगी उस समय u cos थीटा, कितनी होएगी u cos थीटा। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ जब ये नीचे से ऊपर की तरफ को गति कर रहा है, ऐसे नीचे को ऐसे गया और ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे आया, जब जा रहा होगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा होगा, तो तब मानूंगा मैं इसकी गति u sin थीटा। क्या मेरे भाई u sin थीटा। यहाँ से त्वरण मानूंगा माइनस का g, त्वरण क्या मानेंगे माइनस का g। किधर को मानूंगा, क्योंकि नीचे की तरफ को आ रहा, किधर को आ रहा मेरे भाई, नीचे की तरफ को आ रहा था उस समय, त्वरण हम इसका माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। अब बात करते हैं इसकी दोनों गतियों की। अब देखो पहला बात करते हैं इसकी क्षैतिज गति की। किसकी मेरे भाई, क्षैतिज गति कौन सी, ऐसे ऐसे जो चलता, ठीक। क्षैतिज गति में प्रारंभिक पा जो u बराबर मैं मान सकता हूँ ux, ux को कितना मान सकता हूँ मैं u cos थीटा। त्वरण मेरे पास इस समय कितना होएगा, a बराबर कितना कर दूँ मैं 0। जो विस्थापन कितना मानेंगे हम उस समय, विस्थापन मानेंगे हमने मान लिया s बराबर कितना कर सकता हूँ मैं o इंटू बी, कितना कर सकता हूँ o इंटू बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, विस्थापन का मतलब चली गई बिल्कुल नेट दूरी, ये वाला मेरे पास ओ बी बराबर कितना मान सकता हूँ मैं, ये मैंने आर मान लिया। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, ये तुम्हारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, माननी ही पड़ेंगी। एक मेरे पास है ऊर्ध्वाधर, क्या मेरे भाई ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, u बराबर मैं इसको मान सकता हूँ u y, और प्लस का मैं इसको कर सकता हूँ u sin थीटा। नहीं बराबर, प्लस का नहीं बराबर, ये मेरे पास कंपोनेंट है ना। a बराबर त्वरण कितना हो जाएगा माइनस का g है। अधिकतम ऊंचाई दूरी s बराबर, या ऊंचाई लिख लो h हो जाएगी, ये मेरे पास इसकी अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। जब इधर को चलेंगे तब दूरी, जब ऊपर को चलेंगे तब ऊंचाई, ऐसे हमें लेनी है। पथ कैसे निकाल, मैं बात करता हूँ इसके, हाँ पथ की, प्रक्षेप्य पथ। किसकी मेरे भाई, प्रक्षेप्य पथ की, ठीक। अब ज़रा देखो मेरे भाई, मैं चली गई दूरी को निकालूंगा। फार्मूला क्या होता है, ज़रा एक इक्वेशन ध्यान करो। s बराबर मेरे पास होता है ut और प्लस का हाफ AT स्क्वायर। कितना होता है, हाफ AT स्क्वायर। जब हम कभी कौन सी समीकरण है जिससे हम दूरी निकालते हैं, हमें प्रक्षेप्य पथ निकालना रास्ता, तो s बराबर ut प्लस का हाफ, फार्मूला नहीं होता s बराबर ut और प्लस का हाफ AT स्क्वायर। न्यूटन की तीसरी समीकरण तो मैंने वही रख दी।
अब हम इसी को उठा कर रखेंगे। अब ज़रा देखो यू टी प्रारंभिक वेग कितना है, यू कॉस थीटा, ध्यान से देखो कितना है मेरे भाई, यू कॉस थीटा कितना है, यू कॉस थीटा, समय मान लो टी है, प्लस का मैं कितना कर सकता हूँ 1/2, तोड़ कितना शुरू में 0 और इंटू टी की वैल्यू स्क्वायर रखोगे 0, तो ये मेरे पास क्या हो गया सारा का सारा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, u cos थीटा और इंटू कितना कर सकता हूँ मैं t। ये मेरे पास किसके लिए है, क्षैतिज के लिए, किसके लिए मेरे भाई, क्षैतिज के लिए। यदि मैं इसमें ऊर्ध्वाधर की बात करता हूँ, किसके लिए, ऊर्ध्वाधर के, ऊर्ध्वाधर के लिए लिखूंगा मैं y बराबर, मैंने कितना लिखा u साइन थीटा, कितना लिख सकता हूँ u साइन थीटा माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, जी मैं लिखूंगा माइनस का जी, ऊर्ध्वाधर के लिए माइनस का जी लिखूंगा, u साइन थीटा मेरे पास हो गया इसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट 1/2 और इंटू जी टी स्क्वायर, कितना लिखा जा सकता है, जी टी स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से ज़रा देखो, मैं इसी को आगे ऐसे भी कर सकता हूँ, समीकरण फर्स्ट में आ जाऊँ, समीकरण फर्स्ट दिखाई दे रही है, यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, ऐसे निकाल सकता हूँ। तो टी बराबर कितना कर सकता हूँ मैं, यू कॉस थीटा और अपॉन का एक्स करा जा सकता, यू कॉस नहीं अबे यू उल्टा हो गया, एक्स अपॉन का यू कॉस थीटा लिखा जा सकता। तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ दूसरी समीकरण को। मैं यदि पहली समीकरण से देखूँ तो मैं बराबर कितना लिख सकता हूँ, पहली समीकरण से टी बराबर एक्स अपॉन का यू कॉस थीटा, कितना मेरे भाई, यू कॉस थीटा। अब मैं इस t की वैल्यू को इसमें रखना चाह रहा हूँ, इसमें दूसरी वाली में, तो y बराबर कितना कर सकता हूँ, मैंने कितना लिखा, u साइन थीटा, ठीक, और इनटू इसको इसमें रखूँगा, है t मेरे पास है ही है दोनों में, t मेरे पास, u मेरे पास इसमें भी t है और इसमें भी t है, तो दोनों की दोनों में गुणा हो जाएगी। इसमें t कहाँ खो दिया हमने, ठीक, देखो ज़रा। अब मैं यदि इसकी इसमें गुणा करूँगा तो कितना कर सकता हूँ, x अपॉन का u कॉस थीटा माइनस का 1/2 और इंटू जी बराबर कितना लिखा जा सकता है, x अपॉन का u कॉस थीटा और इसका वर्ग, क्योंकि t स्क्वायर है। यदि मैं यहाँ से इसी को इक्वेशन को हल करूँ तो इसे लिखा जा सकता है x और इंटू साइन थीटा और इसके लिए लिख दो टेन थीटा, क्योंकि x की इसमें गुणा कर दो, u साइन थीटा और u कॉस थीटा दोनों ऊपर नीचे आएंगे तो टेन थीटा, माइनस का मैं इसे इतना लिख सकता हूँ। इसको एक काम करो ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में इसीलिए बताता हूँ भी क्यों, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 जी को ऊपर ले लो, किसको, जी को ऊपर ले लो, एक्स क्वाड्रेंट है क्योंकि एक जैसी वैल्यू है मेरे पास हो जाएंगी। इसको लिखा जा सकता है यू स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर और इंटू थीटा, जी एक्स मेरे पास है ही और एक्स स्क्वायर को लिख दो बाहर। ये मेरे पास होता है प्रक्षेप्य पथ, जिस पर हमारे पास कोई पार्टिकल क्या करेगा, गति करेगा, प्रक्षेप्य पथ के लिए। किसके लिए मेरे भाई, प्रक्षेप्य पथ के लिए मैं इस पथ को कह सकता हूँ। दूसरा प्रक्षेप्य पथ याद रखना, यह परवलयाकार होता है, जिसको हम पैराबोला भी बोलते हैं। यह पथ कैसा होता है, परवलयाकार, परवलयाकार होता है, ठीक। अब यहीं से मैं प्रक्षेप्य पथ का यदि उसके लिए टाइम, ये मेरे पास प्रक्षेप्य पथ हो गया। अब मैं दूसरी इसमें बात करूं कि उसका टाइम कितना होगा, कितने समय तक हवा में रहेगा, उसको बोला जाता है उड्डयन काल। क्या बोला जाता है मेरे भाई, उड्डयन काल, उड्डयन काल है, टाइम ऑफ कितने समय तक रहेगा। अब ज़रा देखो मेरे भाई, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ए से ओ तक। मैं इस बात को कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकाल लो भाई, जितना जाने में समय लेगा हो सकता है उतना ही आने में समय ले, उतना ही लेगा। हम मान के ऐसे ही चलेंगे कि जितना जाने में समय ले रहा उतना ही आने में समय ले रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें। यहाँ से यहाँ तक जितना जाने में समय लिया उतना ही आने में समय लेगा, तो जाने का समय जितना भी निकल आएगा उसका दुगना कर देंगे, उससे क्या निकल आएगा, टोटल टाइम निकल आएगा। क्या निकल आएगा, टोटल टाइम निकल आएगा। निकाल लें, देखो मेरे भाई मैं इस बात को कह रहा हूँ। फिर देखो यहाँ से ये मेरे पास ओ से ए तक का टाइम निकालना, मैं ए से ओ तक का टाइम निकालना। पहले हम चीज़ों को ध्यान करते हैं। ओ से ए के बीच में आ जाओ, ओ से ए के लिए है, मैं तुम्हें बताऊँ प्रारंभिक वेग कितना है, क्योंकि u बराबर प्रारंभिक जो वेग है मेरे पास, प्रारंभिक वेग जो मेरे पास है कितना है, u साइन थीटा।
त्वरण कितना है, ए बराबर कितना लूँगा मैं माइनस का जी। अंतिम वेग कितना माना, क्योंकि भाई जो पार्टिकल बिल्कुल सबसे ऊपर होएगा उस समय जाकर रुक जाएगा, फिर दोबारा नीचे को चलेगा विपरीत डायरेक्शन में। समय कितना लूँगा मैं इस समय टी, समय कितना लूँगा इस समय टी। अब निकालना है मुझे प्रथम गति के समीकरण की पहली वाली यूज करो, v बराबर कितना होता है u प्लस का a और इंटू टी। मुझे टाइम तो निकालना, तो मैं v और u का मान यहाँ रख सकता हूँ। तो अंतिम वेग कितना मेरे पास 0, प्रारंभिक वेग कितना मेरे पास u साइन थीटा, और माइनस का कितना कर सकता हूँ g और इंटू टी। e की जगह माइनस का g और t मेरे पास है। तो यहाँ से मैं यदि t बराबर लिख सकता हूँ, कितना लिखा जा सकता है u साइन थीटा और अपॉन का क्या करा जा सकता है t। ये मेरे पास क्या हो गया जाने का समय। आने का समय t बराबर टोटल टाइम निकालूंगा, जितना आने में लिया समय लिया उतना जाने में समय लिया, तो t बराबर इसी को दुगना कर दो, तो टोटल टाइम कितना निकल जाएगा 2u और इंटू साइन थीटा और अपॉन का कितना लिख दूँ मेरे भाई जी, कितना लिख दूँ मैं इसको जी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कितनी ऊंचाई तक वो जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, प्रक्षेप्य गति में कितनी अधिकतम ऊंचाई वो प्राप्त कर सकता। तो यहाँ से लिख दें हम उसको महत्तम ऊंचाई। क्या लिख दें मेरे भाई, महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, ठीक। महत्तम ऊंचाई कहाँ से ओ से ए तक, जो हम किससे नाप रहे एच से, किससे नाप रहे एस से। वही द्वारा चीज़ें लो, प्रारंभिक वेग कितना है u साइन थीटा, ए बराबर कितना है माइनस का जी। अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग है मेरे पास 0। विस्थापन कितना है, ऊपर की तरफ को ध्यान रखना, h है विस्थापन। अब समीकरण देखो जिसमें ए भी आ रहा हो वेग भी आ रहा हो। तीसरी समीकरण देखो, v बराबर मेरे पास u स्क्वायर प्लस का 2as होता। ये मेरे पास चली गई दूरी है, क्या है मेरे भाई चली गई दूरी। मैं इसको इतना भी लिख सकता हूँ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2ah, कितना लिखा जा सकता है 2ah। अंतिम वेग कितना है 0, प्रारंभिक वेग कितना है u साइन थीटा, और इसका कर दो स्क्वायर, और माइनस का कितना कर सकता हूँ 2gh। माइनस इसलिए आ गया क्योंकि g मेरे पास किस में है माइनस में। यदि मैं यहाँ से इसको हल करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ u स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2gh। यदि मैं इसको बराबर में लिख दूँ तो मेरे पास u स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर और थीटा बराबर कितना लिखा जा सकता है 2gh। और यदि मैं यहाँ से h बराबर लिखूँ तो h बराबर कितना लिख सकते हो, फार्मूला बनेगा u स्क्वायर और इंटू मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन का 2g। ये मेरे पास होगी अधिकतम ऊंचाई, जिसके लिए हम उसको मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। अब मेरे पास होती है इसकी क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब है कि कितनी दूरी तक जा सकता है ये। अब ये क्षैतिज परास, इसका मतलब ये नहीं है कि कितनी ऊंचाई तक, ये ऊंचाई क्षैतिज परास का मतलब कितनी दूर जा सकता है। ऐसे ये वाली, ये कितनी दूर जाएगा ये वाला, क्षैतिज परास की बात करते हैं। इसका है चौथा पॉइंट। कौन सा मेरे भाई, चौथा पॉइंट। एक मेरे पास ये हो गया, एक मेरे पास ये हो गया, हाँ इसमें लिख लेना। ये मेरे पास पहला पॉइंट है, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। ठीक, आ जाओ मेरे भाई ज़रा हम बात करते हैं इस पर। अब क्षैतिज परास में बात करते हैं। हमने क्षैतिज परास कितनी मानी है मेरे भाई r। अब हम देखते हैं कितना जा सकता। अब बात करते हैं हम क्षैतिज परास की, ज़रा ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास O से B की बात कर रहे हैं, O से BC। यहाँ पर भी देखो त्वरण 0 है और यहाँ पर भी त्वरण 0। ये भी याद रखना, त्वरण दोनों तरफ 0। भाई यहाँ से वस्तु रुक कर चली और यहाँ पर भी वस्तु रुकी है, तो त्वरण दोनों तरफ 0 होगा। ठीक, समय नियत है, समय बराबर है, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ त्वरण दोनों तरफ 0। क्षैतिज परास मेरे पास ये होगी, तो त्वरण जो है दोनों तरफ 0 होगा। समय मान लो t हो गया, समय दोनों तरफ के लिए मानो कैपिटल T हो गया, क्योंकि आने के लिए फिर जाने का भी। मुझे दूरी निकालनी है, दूरी के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं हम, s बराबर u t और प्लस का हाफ a और इंटू टी का स्क्वायर। ठीक, मुझे s बराबर कितना लिखना r, क्योंकि मुझे क्षैतिज परास निकालनी है। u बराबर कितना लिख सकता हूँ, बात कर रहे हैं हम क्षैतिज परास की, इधर को चलना है। प्रारंभिक वेग क्षैतिज की तरफ को कितना है u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर की बात नहीं कर रहा मैं, क्षैतिज की बात कर रहा हूँ। और इंटू टोटल टाइम कितना है t प्लस का t, और प्लस का कितना कर सकता हूँ 1/2 और इंटू
त्वरण कितना हो गया 0, रुकते समय भी 0 और चलते समय भी 0, रुकते समय भी 0 बराबर t² 0। और अब इसमें आगे देखो, अब मैं इसमें कितना कर सकता हूँ, r बराबर कितना कर सकता हूँ u cos और इंटू थीटा। अभी मैंने टाइम के लिए वैल्यू कितनी निकाली ही, देखो ये रहा मेरे भाई, टाइम के लिए मैंने वैल्यू कितनी निकाली ही, ध्यान करो 2u sin थीटा अपॉन का जी इस टी, ये तो मेरे पास टोटल 0 हो गया, क्यों भाई 0 गुणा होगी इस टाइम के लिए, मैं यहाँ पे ये वैल्यू रख दूँ तो कितना लिखा जा सकता है, u cos थीटा मेरे पास हो गया 2u, कितनी निकाली मैंने 2u sin थीटा अपॉन का जी, कितना लिखी है मैंने sin थीटा अपॉन का जी, दोनों की गुणा करोगे तो मेरे पास r बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 तो मेरे पास है ही, u दोनों में ही है, u², मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, u² मेरे पास हो गया, इसको लिखा जा सकता है sin थीटा और इंटू इसे लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन का जी। देखो ये एक तरीके से फार्मूला बन गया, फार्मूला किसका बन गया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो मेरे पास है ना u² को तो यूँ ही लिख दो, इसको लिख दो और इंटू 2 sin थीटा और इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा और इंटू cos थीटा बराबर cos 2 थीटा sin 2 थीटा के लिए फार्मूला होता है, किसके लिए होता है, sin 2 थीटा के लिए। तो मैं यहाँ से r बराबर इतना लिख सकता हूँ u² और sin 2 थीटा और अपॉन का कितना करा जा सकता है इसको जी, ये मेरे पास होगी इसके लिए महत्तम या अधिकतम परास होगी, क्या होगी मेरे भाई, महत्तम या अधिकतम परास होगी।